नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। बाइडेन प्रशासन तत्कालीन विश्व व्यवस्था के बारे में और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विदेश नीति के बारे में किस तरह की सोच रखता है और आगे अमेरिका की जो दिशा है वो क्या होगी, चाहे वो चीन को लेकर अमेरिका की नीति हो या इंडो पैसिफिक में अमेरिका की मौजूदगी हो या फिर क्वाड के जरिए एक स्वतंत्र विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात हो या फिर अफगानिस्तान, ईरान और जो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया, वहां पर इस प्रशासन की नीति क्या होगी। अपनी नीतियों का संकेत देते हुए एक अंतरिम डॉक्यूमेंट, एक अंतरिम रिपोर्ट, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की एक रिपोर्ट अमेरिकी प्रशासन ने जारी की है, जिसकी काफी तारीफ इस मायने में हो रही है कि वो काफी जल्दी आ गई है। बाइडेन प्रशासन ने जब सत्ता संभाली उसके 1.5 महीने में ही ये डॉक्यूमेंट सामने आया, जो अगर पहले के प्रशासन को देखें तो कम से कम 1 साल लग जाते थे, जिससे ये भी जाहिर होता है कि शायद ये प्रशासन इस बात के संकेत देने के लिए काफी आतुर है कि कैसे वो पिछली सरकार से अलग है या क्या बदलाव आने वाला है इस प्रशासन में, इसके संकेत दुनिया को साफ तौर पर मिल जाए। तो इस संदर्भ में और चीन में जो कुछ हो रहा है, इस संदर्भ में इंडियाज वर्ल्ड में हम चर्चा करेंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट की ही अगर बात करें, जो नेशनल सिक्योरिटी गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, तो इसमें चीन का जिक्र कई बार है, बीसियों बार है। पर शुरुआत में संजय जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी गाइडेंस की जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रंप प्रशासन से भी थोड़ा जुदा है। ये ओबामा प्रशासन में जिस तरह की नीतियां थी उससे भी अलग है। इससे क्या समझ में आता है कि बाइडेन प्रशासन जो है वो अमेरिका को विश्व में कहां लेकर जा रहा है, क्या उसकी जगह होगी? आपको इसकी मुख्य बातें या इसकी प्राथमिकताएं इससे क्या समझ में आती हैं? नगमा जी, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ 1.5 महीने के अंदर एक राष्ट्रीय अंतरिम सुरक्षा नीति की घोषणा कर दी गई, जो एक तरीके से गाइडेंस देगी अन्य विभाग, समस्त विभागों को, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो ट्रेड डिपार्टमेंट हो, जितने पृथक पृथक विभाग हैं, जो चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, उनको एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश कि प्रशासन उनसे क्या अपेक्षा करता है। तो सबसे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करने की कोशिश की है वो ये है कि पुराने प्रशासन से अपनी भिन्नता दिखाने की कोशिश की है कि अब वो समय चला गया जब अमेरिकी पॉलिसी में एक बहाव, ड्रिफ्ट की फीलिंग थी कि किस तरफ जा रही है मालूम नहीं। आज कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कल कोई दूसरा बन जाता है, कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई एक निश्चित निर्देश, ट्रंप ट्वीट करके कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो ये इस सब के दिन गए। अब जो प्रशासन है वो एक बिजनेस माइंडेड प्रशासन है, उसको कार्य करने हैं और कार्य के निर्देश क्या हैं वो स्पष्ट रूप से देना चाहता है। तो सबसे पहले एक ही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई है विभिन्न डिपार्टमेंट्स को, स्टेट डिपार्टमेंट है या अन्य डिपार्टमेंट्स है, सबको एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई है। और सबसे पहली चीज मैं कहूँगा इसमें जो इन्होंने रखी है सामने, कि एक बार पुनः अमेरिका मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाएगा और वो उसके जो एक बहुपक्षीवाद है दुनिया भर में, क्योंकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका अकेले कुछ नहीं करेगा, अमेरिका अपने संगी साथियों के साथ काम करेगा। और जो भी आज बड़ी थ्रेट्स हैं, जो चुनौतियां हैं, वे वैश्विक हैं। उसके बॉर्डर्स नहीं है, उसकी दीवारें नहीं है। अगर एक पैंडेमिक कहीं होता है, एक वायरस चीन में छूटता है, तो दुनिया भर में उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से अगर कहीं पर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है किसी भी देश में, चाहे वो चीन की हो चाहे अमेरिका की हो, तो पूरी दुनिया में उसका अंतर पड़ता है। इसी तरीके से चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, एक बदलाव कहीं आता है, उसके दूर दूर तक असर देखे जाते हैं। तो हर चीज में जहां सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अमेरिका इसलिए अपने साथियों के साथ कार्य करेगा। जो देश मूल आधारों पर अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और उसमें बार बार बात की गई है रिवाइटलाइजिंग डेमोक्रेसी जी। एक अथॉरिटेरियन वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें चीन है, रूस है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, उन देशों का नाम रखा गया है, और एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर है
पुनः जो है, जो डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र फिर से कैसे रिवाइटलाइज किए जाए, उनमें कैसे नई शक्ति आए और वो कैसे जो ताकतें हैं जो लोकतंत्र को चुनौती दे रही हैं उनका सामना कैसे करें। तो पूरा जो एक गाइडेंस की फिलॉसफी बनाने की कोशिश की गई है वो इन्हीं पिलर्स पर, इन्हीं आधार स्तंभों पर खड़ा करने की कोशिश की गई है। उसी तारतम्य में चीन की भी बार बार, क्योंकि चीन को एक तरीके से इंगित किया गया है कि जो सबसे बड़ी आज टक्कर है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चीनी व्यवस्था है। जिस ढंग से चीन आज अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस सिलसिले में चीन की बार बार इसमें चर्चा की गई। चीन का जिक्र जो है वो 20वीं दफा है। जो पहले हमने इस पर चर्चा भी की है, मैंने अब आपके साथ इस बारे में बातचीत भी की है कि वो कैसे अलग होगी, चीन की तरफ जो नीति होगी बाइडेन प्रशासन की, वो ट्रंप प्रशासन से अलग कैसे होगी। बहुत ज्यादा हटने की गुंजाइश है या नहीं है, और लेकिन ये है कि नजरिया जो है या जो शब्दावली है वो अलग होगा। बहुत सारे लोगों ने इस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहा कि पहली बार लगा कि कूटनीति की वापसी हुई है, रिटर्न ऑफ डिप्लोमेसी, और जो लैंग्वेज है वो अलग है और उस तरह का आक्रामक जो भाषा शैली है वो इस्तेमाल नहीं की गई जैसे ट्रंप प्रशासन के दौर में देखी गई थी। तो अगर हम चीन की ही बात करें तो चीन की तरफ जो नीति इनकी होगी उसमें भिन्नता क्या है ट्रंप प्रशासन से? कंटिन्यूटी तो ये है कि जिस तरह चीन के बारे में कहा गया है कि एक अग्रेसिव चाइना है, उसको कैसे काउंटर करना है, और उसी संदर्भ में अलायंस की बात की गई है, लोगों को साथ लेकर चलने की बात की गई है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब एक पोटेंशियल एडवर्सरी हैं। इस बात को भी माना गया है जो ट्रंप प्रशासन के दौर में भी बात थी। जी हाँ, जिनको एडवर्सरी बताया गया है वो एक कोशिश की गई है कि एक वैल्यूज बेस्ड स्ट्रक्चर, एक वैल्यूज बेस्ड सिस्टम खड़ा करके ये दिखाया जाए कि कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे विरुद्ध है। सिर्फ इस बात पर नहीं कि किससे अमेरिका को फायदा है, किससे अमेरिका को नुकसान है। जैसा कि लगता था ट्रंप के जमाने में कि अगर ट्रेड में चीन साथ देता है तो उससे डील कर ली जाएगी, साथ नहीं देता है तो डील नहीं की जाएगी, वो बुरा बन जाएगा। तो ये ना करके एक वैल्यूज बेस्ड सिस्टम खड़ा करने का प्रयास किया गया है। हालांकि देखिए इसका जो अंजाम होगा वो अंततः जैसा आप कह रही हैं कि लगभग वही पॉलिसीज आपको देखने को मिल सकती हैं जो इसके पहले प्रशासनों में भी देखी गई हैं। तो जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, जो मुख्य देश हैं जो एक तरीके से आपस में जो एक अलायंसेस बन रहे थे ट्रंप के आने के पहले, वो सब इसी ओर इंगित कर रहे थे, इसी ओर इशारा कर रहे थे कि एक अथॉरिटेरियन सिस्टम दुनिया में खड़ा होता जा रहा है जो अपने पैर पसार रहा है, जिसके नेता चीन हैं, रूस अपना साथ दे रहे हैं। तो जो ये डॉक्यूमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो आज विश्व भर में कब्जा करना चाह रहा है, और इसी अथॉरिटेरियनिज्म को रोकने के लिए हमें जो समान सोच वाले संगी साथी हैं, जो लोकतांत्रिक साथी हैं, उनके साथ मिलकर के दुनिया भर में लोकतंत्र को फिर से कायम करना होगा। और वही तरीका है जो अमेरिका वास्तव में जिसको लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो चीन की तरफ स्पष्ट किया गया कि चीन अकेला, ये पहली बार है। देखिए रूस और अमेरिका का भी जब जैसा जानते हैं कोल्ड वॉर में बहुत लंबा एक कंपटीशन चला था जिससे सब भली भांति परिचित हैं, जिसको कोल्ड वॉर कहा गया है। चीन के बारे में कहा गया है कि चीन पहली बार दुनिया में एक ऐसा कॉम्पिटिटर आया है जो कि अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी कूटनीतिक शक्ति, अपनी मिलिट्री शक्ति और अपनी टेक्नोलॉजिकल शक्ति के आधार पर दुनिया भर में और खासतौर पर अमेरिका के लिए एक लंबी दौर की चुनौती पेश करता है, जो एक मुक्त विश्व व्यवस्था को एक खुली चुनौती देता है। तो इसको काउंटर करना आवश्यक है। और इसी सिलसिले में उन्हें कहा गया है कि रूस और चीन जैसे देशों में, जिसमें और देश भी शामिल है जिसमें आपका नाम किया है, कि ये एक नेक्सस बनता जा रहा है जिसमें कुछ देश इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका को कमजोर किया जाए, अमेरिका की हेजेमनी कंट्रोल की जाए और अमेरिका को इस सबसे सावधान रहना। तो एक तरफ तो विश्व व्यवस्था की बात की गई है, दूसरी तरफ बात की कैसे अमेरिका के लिए ये देश
चुनौती बनते जा रहे हैं और चीन स्पष्ट रूप से इनका मुखिया बन के इस वक्त आगे आ रहा है। तो पहली बार चीन का इतना स्पष्ट रूप में कहा गया है कि चीन एक इतनी बड़ी चुनौती बन गया है। इस बात को बार बार दोहराया गया है कि चीन के लिए जो चुनौती है और एक तानाशाह देश से जो चुनौती है उसके लिए कैसे लोकतंत्र को मजबूत करना और सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें और उधर देखें तो पिछला प्रशासन था, पिछली जो सरकार थी ट्रंप की, उससे यहाँ पर भिन्नता कितनी मुमकिन है? अब यहाँ से जो कैंपेन प्रॉमिस था विथड्रॉल का, क्या वो कर पाना संभव होगा? ये कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट में कि फॉरएवर वॉर में, एक लगातार जंग में जुटे रहना ये मंशा नहीं है और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे ताकत का और उससे हम झिझकेंगे नहीं। एब्राहम अकॉर्ड पर समर्थन बना रहेगा। मध्य पूर्व की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट की, तो वहां पे क्या अलग है? सऊदी जो रॉयल फैमिली है वहां पर हमने देखा है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद भी थोड़ा मुलायम रहा है प्रशासन और बहुत लोगों ने आलोचना भी की है कि ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज को दरकिनार करके साथ दिया गया। तो इन इलाकों में जो सामने आती है नीतियां, वो क्या लगती हैं कि किस दिशा में बढ़ेगी? अफगानिस्तान को लेकर के नीति में कोई बदलाव नहीं है। अफगानिस्तान में आज भी स्थिति वही है कि अमेरिका किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है। वो अफगानिस्तान में फंसा नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको अब वहां फंसे रहने में कोई हित नहीं दिखता, कोई फायदा नहीं दिखता, सिर्फ एक परेशानी दिखती है। तो जो मई की डेट है वो बरकरार अभी लगती है। अब यहाँ तक कहा गया है बाइडेन की तरफ से जो इंडिकेशंस आए हैं गाइडेंस के बाद, कि तुर्की से कहा गया है कि वो सभी देशों की कॉन्फ्रेंस करें, यूनाइटेड नेशंस में भी भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, अन्य देशों को मिला करके फिर से एक पहल की जाए और सबको साथ लेकर के जो मूल उद्देश्य है कि कैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी संभव हो सके और अफगानिस्तान की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी और लोग कैसे ले सकें। तो ये एक सिलसिला, एक कार्यक्रम चलता दिखता है। इसमें जो कई मायने में विरोधाभास हैं, इस अप्रोच में भारी विरोधाभास हैं, वो देखने को मिलेंगे अगले कुछ समय में। और भारत और अमेरिका बार बार अफगानिस्तान को लेकर के दोनों के बीच में आम सहमति बनना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि जो अन्य देशों के वहां पर हित हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हित हों, चाहे चीन के हित हों, वो आपस में मेल नहीं खाते भारत के हितों से। तो भारत थोड़ा इसमें मुझे लगता है कि भारत को इनिशिएटिव और लेना पड़ेगा, और कैसे जो भारत के मूल बातें हैं, जो भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में जो शांति जो शांति की व्यवस्था हो, वो कैसे अफगान लोगों के हित में हो, उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं हो। सबसे बड़ा खतरा यही है कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाले पहले 1 या 2 देश थे, आज उन देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अस्थिरता बढ़ती है, घटती नहीं है। तो भारत के लिए अफगानिस्तान चिंता का विषय बना रहेगा जब तक अफगानिस्तान में सही शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। जी, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, जो एक बड़ा अंतर है, देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया से संबंधों का प्रश्न है, दोनों बातें हैं। अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरफ तो चैलेंज किया मोहम्मद बिन सलमान को, और इस तरीके से जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की, स्पष्ट रूप से जो खशोगी हत्याकांड था उसका दोषारोपण सीधे खशोगी हत्या का मोहम्मद बिन सलमान पर आया है। लेकिन साथ ही ये माना गया है कि सऊदी अरेबिया के साथ गूढ़ संबंध है, अमेरिका के हितों में बहुत एक नजदीकी है, तो इसलिए खुल्लम रूप से उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से एक तरफ जब वो रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उसी के साथ साथ ईरानी ठिकानों पर सीरिया में हमला भी बोला गया, दिखाने के लिए कि हम बैलेंस करके चलना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि इजराइल को लेकर के, इजराइल और पैलेस्टाइन इश्यू को लेकर के स्पष्ट रूप से बाइडेन ने अपने जो ये गाइडेंस निकली है उसमें कहा है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, कि दोनों पैलेस्टीनियंस के राइट्स हैं
सॉवरेन राइट्स वहां होने चाहिए, 2 स्टेट एक सोल्यूशन होना चाहिए, एक तरफ पैलेस्टाइन एक तरफ इजराइल, और उसी को लेकर के शांति इस क्षेत्र में कायम हो सकती है। ये जो एक पॉलिसी चेंज आया है, ये जो ट्रंप करना चाह रहे थे इजराइल में पिछले कुछ वर्षों में, उससे बिल्कुल भिन्न है, उससे अलग है। इसका कई राज्यों ने स्वागत भी किया है, और खासतौर पर जो ट्रंप के साथ मिलकर के आपस में समझौते कर रहे थे इजराइल में, बहरीन हो गया, अन्य देश हो गए, उन्होंने स्वागत किया है बाइडेन के इस मूव का कि 2 स्टेट जो सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है वो अल्टीमेटली शांति लाएगा। अब 2 स्टेट सोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, उससे जो स्पष्ट है कि जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि फटाफट कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे और थोप देंगे पैलेस्टाइन के ऊपर, वो अब इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तो एक चीज तो ये है, एक तरीके से थोड़ा स्लो मोशन में अभी चला गया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव है जो आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे। जी, इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम चीन में हुई है, और वो है कि जो उनकी एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसकी दूसरी दफा वो वर्चुअल मीटिंग हुई है, और उसमें जो बातें सामने आई हैं उसमें से एक मुख्य बात जिस पर दुनिया का ध्यान गया वो है हांगकांग को लेकर चीन की नीति। इधर एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अमेरिका में सामने आ रहा है अंतरिमी से ही, जैसे ये साफ है कि एक आक्रामक चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका कैसे अपने सहयोगियों को साथ ला रहा है, और वो इसकी एक प्राथमिकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चीन में जो बात सामने आई है, हांगकांग पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए चीन क्या कर सकता है, जो सिक्योरिटी लॉज हैं उसके बाद अब ये जो बात कही गई है कि सिर्फ जो पेट्रियट्स हैं वो ही इसके ऊपर शासन कर पाएंगे, अपनी पकड़ को लगातार बीजिंग मजबूत कर रहा है। तो ये जो पीपल्स कांग्रेस हुई, इसमें जो बातें सामने आ रही हैं, वो चीन का रुख, रवैया दुनिया में कैसा रहने वाला है उसको भी साफ करता है। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, 2 बड़ी जो मीटिंग्स हैं वो चली हैं। ये 4 तारीख से शुरू हुई, अभी भी चल रही है, 11 तारीख तक भी चलेंगी। तो चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, जो एक तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग है। दूसरी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो एक तरीके से जो वहाँ की संसद है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस अंततः जो कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश होते हैं उन्हीं का पालन करती है। तो सीपीपीसी की मीटिंग जो है, सीपीपीसीसी की मीटिंग, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें जो चीन की सबसे बड़ी दुविधा है, देखिए स्पष्ट रूप से जैसा मैंने कहा कि बाइडेन के गाइडेंस में कहा गया कि चीन वाकई में इतनी बड़ी चुनौती ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कभी नहीं आई है। रूस भी थी, लेकिन रूस से बड़ी आज चीन खड़ी हो गई है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। लेकिन चीन की दुविधा जो है सबसे बड़ी ये है कि चीन एक तरफ तो विश्व का एक हेजेमोन बनना चाहता है, दुनिया जो अमेरिका की पोजीशन है वो लेना चाहता है कि वो वर्ल्ड लीडर बने, उसका वर्चस्व कायम हो एज ए लीडर, लोग उसकी बात माने, वो ये चाहता है। लेकिन वो वर्ल्ड लीडर कैसे बन सकता है जब एक देश के रूप में वो अन्य देशों का भरोसा जीतने में असफल होता है। कोई भी देश आज चीन को ट्रस्ट नहीं करता। तो चीन की दुविधा यही है। तो चीन जितनी बार जितने प्रयास करता है, उन प्रयासों के बावजूद वो और उलझता जाता है, जैसा कि हम इस वक्त भी देख रहे हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में होते हुए। सबसे पहला कार्य चीन ने किया है, उसको लगा कि वो आइसोलेट होता जा रहा है, तो उसने सबसे पहले हांगकांग को लेकर के नए कानून, हांगकांग में जितने फ्रीडम है उनको और रिस्ट्रिक्ट करते हुए नए कानून पारित करने की पहल करनी शुरू कर दी है। इस तरीके से कि जो हांगकांग का प्रजातंत्र है, क्योंकि हांगकांग एक बेसिक लॉ जो समझौता हुआ था यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच में कि हांगकांग में मुक्त व्यवस्था कायम रहेगी, हांगकांग के लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे, ये व्यवस्था कायम रहेगी। अब जो चीन कोशिश कर रहा है वो बेसिक लॉ को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है। जो इलेक्शन कमेटी है, जो पहले से ही भविष्य तो ये था, जो उम्मीद की जा रही थी वो ये थी कि अंततः हांगकांग के लोग अपने उनका जो मुख्य कार्यपालक है, सीईओ है, जो चीफ है हांगकांग का, उसको सीधे इलेक्ट करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल उल्टा रहा है। पहले तो इलेक्शन कमेटी को उसके ऊपर अधिकार दे दिए गए कि कौन बनेगा, वो वेटिंग इलेक्शन कमेटी करेगी। उसके बाद अब जो किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट भी लोग होते हैं, जो संसद के लिए भी लोग आते हैं, वो जो इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, उनकी भी वेटिंग इलेक्शन कमेटी करेगी कि कौन
संसद के लिए चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। पहले ही जो हांगकांग की संसद है, अगर आप देखें तो सिर्फ लगभग 50% लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। अब वहां भी इनडायरेक्ट कंपोनेंट आ गया है, तो हांगकांग के लोगों का जो अधिकार है अपने सदस्य चुनने का, अपने जो की संसद है उसके सदस्य चुनने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, वो बार बार लगातार रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो चीन एक तरीके से जो ये कर रहा है, दिखा रहा है कि हांगकांग में भी न सिर्फ अपने चीन तो खुलना दूर, हांगकांग जो एक खुला मुक्त क्षेत्र था उस पर भी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का कब्जा निरंतर होता जाएगा। तो ये अच्छे साइंस नहीं है। तो इस तरीके से वास्तव में जो जहां तक अथॉरिटेरियनिज्म एक तरीके से का प्रश्न है और ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रश्न है, खुली जंग है वो हांगकांग के अंदर शुरू हो चुकी है। तो बहुत जल्दी जो भी देश हैं, जैसे अमेरिका है जो आज लीडरशिप ले रहा है कि हम डेमोक्रेसी की लीडरशिप करेंगे, वो इसके प्रति क्या रुख अख्तियार करते हैं। जहां ओपन चैलेंज चीन को द्वारा दिया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है कि एक हांगकांग जैसी व्यवस्था में हम अपना वर्चस्व कायम रखेंगे और अब हांगकांग में सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकता है जो हमारे अनुसार देशभक्त हो, पेट्रियट हो। सिर्फ पेट्रियट हांगकांग का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और पेट्रियट कौन है, वो कौन फैसला करेगा? वो कम्युनिस्ट पार्टी फैसला करेगी, वो इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। तो एक तरीके से ये अथॉरिटेरियनिज्म का जो मार्च है, जिसकी बात बाइडेन द्वारा अपने गाइडेंस नोट पे की गई है, वो स्पष्ट रूप से हांगकांग में देखी जा सकती है। जैसा आपने कहा कि वर्चस्व की जो ये लड़ाई है उसमें चीन जो है इस समय हांगकांग पर काफी काबिज दिख रहा है, उसने और मजबूत की है अपनी पकड़ हांगकांग पर, और यहाँ ये टकराव बढ़ रहा है। तो कैसे अमेरिका इस क्षेत्र में उसकी नीति क्या होती है देखना अहम होगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी गाइडेंस वाला जो डॉक्यूमेंट है, उसमें चीन का जिक्र बार बार है संजय, लेकिन बावजूद इसके ऐसा जाहिर होता है कि चीन के बिना काम भी नहीं चलता अमेरिका का, और उनके साथ एंगेज करना जो है वो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी हाँ नगमा जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। जब आप इस स्टैट्यूट डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो आपको फिर उसमें फाइन प्रिंट में लिखा हुआ मिलेगा कि अमेरिका ये रिकॉग्नाइज करता है, मानता है कि एक तरफ तो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि चीन के साथ कार्य नहीं किया जा सकता। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट होगा, वहां हम चीन के साथ कार्य करेंगे, बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और अमेरिका जो है चीन के साथ एंगेज करता रहेगा। कई चीजें हैं जो जहां तक कूटनीति का सवाल है जिनमें हमें चीन के साथ कार्य करने की जरूरत पड़ सकती है। क्लाइमेट चेंज जैसे इशू हैं, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है, पैंडेमिक का इशू है, कोरोना का इशू है, और जो आर्म्स कंट्रोल के इशू हैं, जो एक दौड़ चल पड़ी है फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स का, इन सब को लेकर के हमारा जो भविष्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमें एक दूसरे के साथ कार्य करना आवश्यक होगा, और जहां जहां अमेरिकी हित होगा वहां हम एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे। तो ये एक ओपन तरीके का मैंडेट है, एक तरीके से बैकडोर है कि चीन के साथ नेगोशिएशन भी चल सकते हैं। उनके साथ कई मुद्दों पर जैसे कार्य होना है वो किया जाएगा, जिसमें जहां जहां अमेरिका का इंटरेस्ट मौजूद है। जी, और ये बहुत दिलचस्प होगा कि अमेरिका का जहां जहां इंटरेस्ट होगा चीन के साथ मिलकर काम वो करेंगे, और ये दिखाता है कि चीन को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और ये संदेश जो है वो पूरी दुनिया के लिए होगा कि देखिए, अंततः अगर पूरी दुनिया के लिए संदेश होगा तो फिर दुनिया का हर देश इसी प्रकार से सोचेगा कि जहां उसका हित होगा वो चीन के साथ कार्य करेगा, और वही दृष्टिकोण मेरे ख्याल से भारत जैसे देश को भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही गई वो यही है कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन डज नॉट प्रिक्लूड वर्किंग विद चाइना। तो भारत का भी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है चीन से, ऐसा नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रहते हुए, जो एक लंबा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसके रहते हुए भी ये जरूरी है कि कई चीजों में भारत और चीन साथ साथ काम करेंगे। तो ये जो लड़ाई है, ये जो कंपटीशन है, ये एक वृहद कंपटीशन है। ये सिर्फ एलएसी पर भाला और तलवार लेकर के नहीं लड़ा जा सकता। ये एक लंबे दौर का कंपटीशन है जिसके बारे में जिसके कई और डायमेंशंस हैं, जिसमें हमें मजबूत होने के लिए, टक्कर लेने के लिए दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा।
जी, और शायद जो डिसएंगेजमेंट आखिरकार एक लंबे टकराव के बाद हुआ है सीमा पे, उसके बाद इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इंडियाज़ वर्ल्ड में इतना ही।